देख रहे हैं नेक्स्ट उत्परिवर्तन म्यूटेशन। म्यूटेशन ये वर्ड कई बार आया है हमारे इस चैप्टर में। इसकी मीनिंग आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, इस जेनेटिक मटेरियल में जो भी सडन चेंजेस आपको मिले, उन्हीं चेंजेस को, परिवर्तन को आपने कहना है म्यूटेशन। यानी आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन, वो कहलाएगा यहां पर म्यूटेशन। तो अगर देखें डेफिनेशन, आप वही बता रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। अब ये वंशागत कह रखा है, क्यों कैसे वो भी आप देखेंगे। फिर उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताओं का स्रोत है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हमें जितने भी विभिन्नताएं दिख रही है, उन विभिन्नताओं का एक मेन सोर्स माना गया है यहां पर किसे, म्यूटेशन को। कि म्यूटेशन के कारण आप देखेंगे वेरिएशंस आएंगे, परिवर्तन हुआ तो वेरिएशंस, विभिन्नताएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब म्यूटेशन को आप दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, एक तो जनिक यानी जर्मिनल म्यूटेशन, और एक काइक मींस की सोमेटिक म्यूटेशन। और अगर आपको याद हो तो हमने जेनेटिक्स में जो मेंडेलियन वाला पोर्शन था, वहां जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में आपको ये दोनों पॉइंट्स यानी म्यूटेशन के दोनों प्रकार के बारे में बताया भी था कि वेरिएशंस आने की रीजन थे म्यूटेशन, उसमें पॉइंट हमने डिस्कस भी किए थे। तो एक बार फिर से उसकी आउटलाइन यहां पे भी आप देख सकते हैं कि म्यूटेशन दो तरह के, एक जर्मिनल और एक सोमेटिक। यानी ये सेल के बिहाफ पे हमने कहा है कि अगर जर्म सेल, जर्मिनल सेल में कोई चेंजेस, म्यूटेशन होगा तो उसे आपने कहना है जर्मिनल म्यूटेशन। और यदि सोमेटिक सेल, काई कोशिका में कोई चेंजेस आपको मिले तो उसे आपने कहना है यहां पर सोमेटिक म्यूटेशन। और आप सभी जानते हैं सोमेटिक सेल जो है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, यानी कि यहां जो म्यूटेशन होगा वो केवल उसी पीढ़ी में है, और उस पीढ़ी के खत्म होने के साथ ये वेरिएशन चेंजेस खत्म भी हो जाएंगे। जबकि जो जर्मिनल आप बता रहे, जर्मिनल में जो भी म्यूटेशन होगा वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता हुआ मिलेगा, क्योंकि जर्म सेल में देखने को आपको मिल रहे हैं। आपने कहा भी ये जर्म सेल गैमेट्स में उपस्थित आपको मिलेंगे ये, और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी ये वंशागत होंगे, ये हमने पहले भी कहा। और जबकि सोमेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन की हम बात करें तो एक कायिक कोशिका में होगा, और ये सामान्यतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, यानी कि ये वंशागत नहीं हो पाते। लेकिन जो प्लांट्स, जो पादप कायिक प्रवर्धन, सोमेटिक प्रोपेगेशन करते हैं, कायिक प्रजनन जिनमें मिलेगा, उनमें ये म्यूटेशन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है, क्योंकि वहां कायिक प्रवर्धन आपको देखने को मिल रहा है। तो म्यूटेशन दो प्रकार के आपने यहां बताया सेल के बेसिस पर, एक जर्मिनल और एक सोमेटिक। इनहेरिटेबल यानी अगली पीढ़ी में कौन जा सकता है, तो वो आपने बताना है यहां पर जर्मिनल। और जो सोमेटिक है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता हुआ आपको नहीं मिल रहा है। अब यही म्यूटेशन से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आप देखें तो जो म्यूटेशन वर्ड आप देख रहे हैं, शब्द, ये किसने दे रखा है, ह्यूगो डे व्रिज। इन्होंने ये शब्द यहां पे दिया है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। डी व्रिज ने इवनिंग प्राइमरोज जो पादप है उसमें म्यूटेशन को देखा था। और इसी हिस्ट्री में आपको एक और साइंटिस्ट का नाम दे रखा है जिन्होंने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन देखा, वो आप बता रहे सेट राइट। इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन को देखा, और किसमें, भेड़ में, एंकॉन शिप में इन्होंने देखा। और वहां कैरेक्टर क्या देखा, उन्होंने लंबी टांगों की भेड़ों की आबादी में कुछ छोटी टांगों वाली भेड़ों को देखा, जिसे आपने नाम दे रखा है एंकॉन शिप। तो ये म्यूटेशन सबसे पहली बार देखा गया सेट राइट के द्वारा। आप देख सकते हैं यहां पिक्स में कि सामान्य भेड़ आप देखिए, और इसके साथ एंकॉन भेड़ आपको दे रखा है। तो यहां ये नॉर्मल है, इनके आप टांगे देखें बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, ये थोड़ी सी स्मॉल साइज में आपको दिखेगा, और इसका रीजन है म्यूटेशन, इसे एंकॉन शिप आपने नाम दे रखा है। अब यहीं पर आप देखें म्यूटेशन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट जो बीडल एंड टैटम ने यहां पर कंप्लीट किया है, न्यूरोस्पोरा को लेते हुए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो भी आपने देखना है। बीडल और टैटम का एक मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट, वन जीन वन एंजाइम, वो उन्होंने अपने इसी प्रयोग से एक्सप्लेन किया है। तो आप देखेंगे कैसे उन्होंने वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया और क्या इनका एक्सपेरिमेंट है। काफी स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले नाम याद रखें, बीडल और टैटम, इन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और न्यूरोस्पोरा को यूवी रेज से
म्यूटेंट किया इन्होंने यहां पर, यूवी रेज से आप देखेंगे, और साथ में एक्सरे भी दे रखा है, उनकी सहायता से म्यूटेंट किया न्यूरोस्पोरा को, अपना प्रयोग किया और कॉन्सेप्ट दिया 1 जीन 1 एंजाइम। किस तरह से, वो प्रयोग आपको यहां पर देखना है। न्यूरोस्पोरा पे प्रयोग किया, न्यूरोस्पोरा अगुणित हैप्लॉइड, अगुणित कवक आप बताएंगे। उत्परिवर्तन के अध्ययन में सर्वाधिक इसे काम में लिया जाता है क्योंकि ये अगुणित है, एक ही सेट है क्रोमोसोम का, यानी जीन पेयर में नहीं होंगे, एक ही जीन होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप उसमें म्यूटेशन करेंगे तो उसमें चाहे डोमिनेंट रिसेसिव जो भी है वो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। डिप्लॉयड में म्यूटेशन को स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डिप्लॉयड में जीन या एलील पेयर में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हुआ तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, तो हम म्यूटेशन को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो अगुणित होंगे, अगुणित जीव जो भी होंगे, वहां पर म्यूटेशन को स्टडी करना पहचानना काफी आसान है क्योंकि वहां जीन या एलील पेयर में नहीं, वो एक ही आपको मिलना है, एक ही कॉपी। तो अगर उसमें म्यूटेशन हुआ, वो रिसेसिव भी है तो भी अपनी अभिव्यक्ति कर लेगा क्योंकि उसे सप्रेस करने वाला कोई डोमिनेंट नहीं है। तो हम आसानी से म्यूटेशन को पहचान सकते हैं अगुणित जितने भी जीव आपको मिलेंगे। तो यहां पर भी बीडल और टैटम ने अगुणित कवक लिया, कौन सा, वो आपने बताना है, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा पर स्टडी करके इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1 जीन 1 एंजाइम। अब यहीं अगर आप देखें इनका प्रयोग बीडल और टैटम का, काफी सिंपल। सबसे पहले आप बता रहे सामान्य न्यूरोस्पोरा, नॉर्मल, यानी ये म्यूटेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, या इसे आप वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा भी बता सकते हैं, वन्य प्रकार। और इस नॉर्मल के लिए आपने वर्ड यूज में लिया प्रोटोट्रॉफ। सो इसे आप ध्यान से समझें, जो सामान्य है उसे आपने कहना है प्रोटोट्रॉफ, ये वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड टाइप है, कोई म्यूटेशन आपने इसमें नहीं किया। अब आप इसको म्यूटेंट करिए। अब यूवी रेज हमने दी इस नॉर्मल वाले में, तो जब यूवी देंगे तो ये म्यूटेंट हो जाएगा, यानी कि अब ये वाइल्ड नहीं है, अब ये वन्य प्रकार नहीं है, अब ये म्यूटेंट हो गया, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा, उत्परिवर्तित न्यूरोस्पोरा। और इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सोट्रॉफ। नॉर्मल सामान्य प्रोटोट्रॉफ कहलाएगा। म्यूटेशन के बाद अब इस म्यूटेंट को हम क्या कहेंगे, इसे आपने कहना है ऑक्सोट्रॉफ, और इसे आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखें, जो सामान्य है वो प्रोटोट्रॉफ, जो म्यूटेंट है वो ऑक्सोट्रॉफ। अब ये आप देखिए, नॉर्मल, मिनिमल कल्चर मीडियम, न्यून पोषक माध्यम आप बता रहे हैं यहां पे, इसमें आप प्रोटोट्रॉफ प्लस ऑक्सोट्रॉफ आपने दोनों रखे, नॉर्मल वाला भी रखा इस माध्यम में, जो म्यूटेंट ऑक्सोट्रॉफ है इसे भी आपने रखा ताकि ये संवर्धन माध्यम में ग्रो करे। अब आप देख सकते हैं कि इस माध्यम में कौन ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आप देखें यहां कौन ग्रो करता जा रहा है, प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ यहां ग्रोथ करते हुए आपको मिलते जा रहे हैं, बट ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे किसकी संख्या बढ़ते जा रही है, प्रोटोट्रॉफ, लेकिन ऑक्सोट्रॉफ यहां ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि ये म्यूटेंट है। तो जो नॉर्मल था प्रोटोट्रॉफ, म्यूटेशन के बाद ऑक्सोट्रॉफ। अब इन दोनों को जब बीडल और टैटम ने सामान्य माध्यम में वृद्धि कराया तो प्रोटोट्रॉफ तो वृद्धि कर रहा है लेकिन ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं कर पा रहा, यानी कि ऑक्सोट्रॉफ यहां म्यूटेंट हुआ है, इसमें म्यूटेशन हुआ है, इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। नॉर्मली हम देखें तो जीन क्या बनाएगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन ही क्या बनाता है, उत्पाद, और उस प्रोटीन के कारण ग्रोथ आपको सपोज मिल रही है। लेकिन जब आपने यूवी रेस से म्यूटेशन किया तो यहां जीन क्या हो गया, उत्परिवर्तित, म्यूटेंट, और जीन के म्यूटेशन के कारण आरएनए या प्रोटीन या एंजाइम नहीं बन पाए, और इसलिए बिना प्रोटीन या एंजाइम के कारण ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं कर पा रहा। बीडल और टैटम ने ये कहा, देखिए बिल्कुल सिंपल, कि आपने म्यूटेशन किया, म्यूटेशन के बाद ये ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि कंफर्म में यहां जो एंजाइम बनना था या प्रोटीन बनना था वो नहीं बन पा रहा है म्यूटेशन के कारण। तब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1 जीन 1 एंजाइम का, कि अगर आप म्यूटेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई जीन यहां म्यूटेंट हुआ है और उस म्यूटेशन के कारण यहां पर एंजाइम नहीं बन पाए। ये कॉन्सेप्ट आप यहां से बता रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक और कल्चर मीडियम ले रखा है,
न्यून माध्यम आपने बताया नॉर्मल, इसी तरह का कल्चर मीडियम। लेकिन अब इस मीडियम में आपने कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट बाहर से ऐड कर दिए, आपने कुछ सप्लीमेंट ऐड किए। ये तो मिनिमम मीडियम था, ये भी सामान्य माध्यम, लेकिन अब ये सामान्य नहीं है, बाहर से आपने कुछ सप्लीमेंट ऐड किया। और अब इसमें भी ऑक्सोट्रॉफ आप ग्रो कराना चाह रहे हैं, लेकिन ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं कर रहा था पहले जब मीडियम नॉर्मल था। अब आपने सप्लीमेंट ऐड कर दिया, और सप्लीमेंट में हमने क्या ऐड किया? आर्जिनिन। आर्जिनिन आपने ऐड किया। जैसे आप आर्जिनिन ऐड करेंगे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। आप देखिए ये भी ग्रो करने लग गया। इसका मतलब साफ है कि ये जो ऑक्सोट्रॉफ था इसमें आर्जिनिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, और आर्जिनिन नहीं बनने के कारण इसकी ग्रोथ यहां पर रुक गई थी। लेकिन जैसे आप बाहर से आर्जिनिन ऐड करते हैं इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि जब आपने म्यूटेशन किया तो ऑक्सोट्रॉफ में आर्जिनिन बनाने वाला जीन यहां म्यूटेंट हो गया, और वो आर्जिनिन नहीं बना पा रहा था, और इसलिए यहां इसकी ग्रोथ रुक गई। तब इसे आपने कहा वन जीन वन एंजाइम, कि जब आप म्यूटेशन करेंगे तो जीन के म्यूटेशन के कारण यहां एंजाइम नहीं बन पाते, और देखिए आप बिना एंजाइम के कारण इसकी ग्रोथ रुक गई। अब यानी कि इसके अंदर उस प्रोटीन की कमी थी, यहां अमीनो एसिड आर्जिनिन की कमी थी। जैसे ही हमने बाहर से आर्जिनिन ऐड किया इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। क्लियर? तो यहीं देखिए अब आपने क्या पॉइंट लिखा है? प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ का मेन डिफरेंस। प्रोटोट्रॉफ वाइल्ड वैरायटी है, सामान्य, म्यूटेशन करने पे क्या बनेगा? म्यूटेंट, इसे आप कहेंगे ऑक्सोट्रॉफ। जो सामान्य माध्यम पर वृद्धि कर सकता है वो प्रोटोट्रॉफ है, जो सामान्य माध्यम पर वृद्धि करेगा वो यहां प्रोटोट्रॉफ है। और जो सप्लीमेंट वाले मीडियम में ग्रो करे, यानी न्यून माध्यम में वृद्धि न करने वाला, ये न्यून सामान्य माध्यम में वृद्धि नहीं करेगा, जैसे आप सप्लीमेंट ऐड करेंगे तब वो ग्रो करे, तो उससे आप क्या कहेंगे? ऑक्सोट्रॉफ। यानी जो सिंपल मीडियम में ग्रो कर रहा है वाइल्ड वैरायटी है वो सामान्य, जो सिंपल मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है इट मीन्स कि वो म्यूटेंट है, वो ऑक्सोट्रॉफ है, उसे आपने कहना है यहां पर ऑक्सोट्रॉफ। तो ये था आपका बीडल और टैटम का एक्सपेरिमेंट। सिंपल चीजें ध्यान रखें जो आपसे पूछी जाती है। बीडल एंड टैटम किस पे वर्क किया? न्यूरोस्पोरा में। न्यूरोस्पोरा अगुणित कवक आपने बताना है यहां पर, और क्या कॉन्सेप्ट दिया तो आप बताएंगे वन जीन वन एंजाइम। और प्रोटोट्रॉफ ऑक्सोट्रॉफ का डिफरेंस ध्यान रखें। सामान्य वाइल्ड वैरायटी प्रोटोट्रॉफ है, म्यूटेंट जो सप्लीमेंट में ग्रो करे वो ऑक्सोट्रॉफ। क्लियर? म्यूटेशन, म्यूटेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने बताया। अब यहां पर आप देखेंगे म्यूटेशन के टाइप कि कौन कौन से म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं। तो एक चार्ट के फॉर्म में हमने ड्राई किया इसे एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए म्यूटेशन सबसे पहले दो कैटेगरी में आपको बताएगी, दो प्रकार के म्यूटेशन आपको मिलेंगे। एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा आपको मिलेगा जीन म्यूटेशन, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। तो म्यूटेशन यहाँ पे दो तरह के बता रखे इधर, कि दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जीन यानी जो डीएनए का एक्टिव सेगमेंट है, जीन लेवल पे म्यूटेशन, और या फिर दूसरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दो तरह के हुए। अब अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये फिर दो तरह के, एक हेट्रोप्लॉइडी और एक क्रोमोसोमल एब्रेशन। देखिए हेट्रोप्लॉइडी और एब्रेशन किसमें? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। क्या डिफरेंस है दोनों का, क्या मतलब यहां? हेट्रोप्लॉइडी आपने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन मींस कि अगर क्रोमोसोम के नंबर्स में, क्रोमोसोम की संख्या में अगर कोई चेंजेस आपको मिले तब तो उसे आप कहेंगे हेट्रोप्लॉइडी। और यदि आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, संरचना में, नंबर वही है लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस मिले तो उसे आपने कहना है एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्रीय विपतन आप यहां कहेंगे। तो म्यूटेशन दो प्रकार के बताए गए, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। पहला आप आए क्रोमोसोमल, ये दो प्रकार के, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर भी बदल सकते हैं और क्रोमोसोम की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो तब तो आपने कहना हेट्रोप्लॉइडी, और या उसकी संरचना में, स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो तो उसे आपने कहना है यहां पर एब्रेशन। तो नंबर हेट्रोप्लॉइडी, स्ट्रक्चर संरचना बदलिए तो आपने कहना एब्रेशन। अब आइए पहले नंबर पे, नंबर्स की बात करें हेट्रोप्लॉइडी, तो नंबर में भी फिर दो कैटेगरी हमने बनाई है, यूप्लॉइडी
और एन यूप्लॉइडी जो नंबर, इसमें भी आप बता रहे हैं दो तरह के म्यूटेशन आपने बताया, यूप्लॉइडी एन यूप्लॉइडी। क्या डिफरेंस है डायग्राम से भी आप देखिए समझ आ सकता है आपको। ये यूप्लॉइडी को बता रहा है और ये एन यूप्लॉइडी को यहां पर बताना चाह रहा है। तो आप देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, ट्राई करें अपने माइंड में इसे समझने के लिए। देखिए पहले अगर सेल की हम बात करें, सेल सामान्य ये 2x आपको दे रखा है, 2x में 6 क्रोमोसोम है, यानी 3 पेयर, 1 2 3, 3 पेयर 6 क्रोमोसोम आपको दे रखे हैं। अब इसने का यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में आप बताएंगे सेल के सेट में चेंजेस, गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि या कमी हो सकती है। सेट नंबर पूरा चेंज हो गया। देखिए ये 2x था, क्या ये सेल 2x है? नो, ये 3x है, यानी पूरी प्लॉइडी लेवल ही यहां पे चेंज हो गई है। 2n 3n 4n 5n, यानी पूरा का पूरा सेट नंबर ही बदल रहा है, या तो कम या ज्यादा होते हुए आपको मिले। तो ये तो 2x, अब ये देखिए ये 3x है, 3 का सेट आ गया। इसी तरह से 4x हो जाए, 5x, या 5 से 4 हो गया, कम हो गया, 4 से 3 हो गए। तो पूरे सेट नंबर में जब चेंज हो तो उसे आप क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। और इसका एग्जांपल आप बताते हैं पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, यानी 3x 4x 5x। सामान्य तो 2x है, 2x से ज्यादा जो भी हुआ 3x 4x 5x 6x एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे? पॉलीप्लॉइडी। यानी पूरा सेट नंबर ही चेंज होते जा रहा है, प्लॉइडी सेट नंबर ही आप चेंज करते जा रहे हैं। फर्स्ट केस यूप्लॉइडी में। अब आइए एन यूप्लॉइडी। एन यूप्लॉइडी में सेट नंबर तो वही रहेगा, सेट चेंज नहीं होगा। 2x है तो 2x ही रहेगा, 3x है तो 3x ही आपको मिलना है। यहां क्रोमोसोम के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, पूरा सेट कम या ज्यादा नहीं होगा। सेट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। देखिए गुणसूत्र के एक सेट में संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, पूरे सारे सेट में चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। वो भी आप समझ सकते हैं इसी डायग्राम से। ये 2x है, 6 क्रोमोसोम, 3 पेयर्स आपको मिल रहे हैं। अब यहां ये इस सेल को आप क्या कहेंगे? क्या 2x कहेंगे या 3x? ये भी 2x है, ये दोनों बिल्कुल 2x है, ये 3x हुआ है, ये तो 2x ही है। लेकिन इस 2x में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, केवल एक ही क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया, तो पूरा सेट पूरे के पूरे 2x से 3x नहीं बना है, सभी में एक एक क्रोमोसोम नहीं बढ़े, या तो सभी में एक एक बढ़ गया था तो पूरा 3x। यहां केवल एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है, या एक क्रोमोसोम कम भी हो सकता है। अगर आप देखें यहां तो एक शायद आपने कम कर दिया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एन यूप्लॉइडी आपने यहां बताना है। तो हेट्रोप्लॉइडी में आप बता रहे हैं एन और यूप्लॉइडी, ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एक केस में आप बता रहे हैं पूरे के पूरे सेट नंबर ही बदल जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी, 3x 4x 5x। यहां x तो वही रहेगा, 2x ही है, या 3 है तो 3x ही रहेगा। यहां केवल कोई एक सेट के अंदर क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो सकते हैं, या दो सेट में क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे सेट के नंबर नहीं बदलेंगे। क्लियर? ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो यहां पे एब्रेशन, एब्रेशन में हम क्या बताएंगे? संरचना में परिवर्तन होगा। यहां क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होंगे, स्ट्रक्चर बदल जाएगी। जैसे इस डायग्राम में हम देखें, ये 3x है, 1 2 3 पेयर, यानी 6 क्रोमोसोम हम देख रहे हैं, केवल संरचना बदल गई। ये देखिए ये क्रोमोसोम छोटा हो गया बाकी के कंपैरिजन में, साइज कम ज्यादा हो सकती है, यानी स्ट्रक्चर बदलते हुए आपको देखेंगे, तो उसे आपने कहना है एब्रेशन। तो यहां म्यूटेशन का पूरा चार्ट ध्यान रखें। म्यूटेशन को स्टार्टिंग में आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्रोमोसोमल और एक जीन म्यूटेशन। जीन जो डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड डीएनए में चेंजेस आपको मिलेगा। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार के, किस बिहाफ पे? एक आप बता रहे हैं क्रोमोसोम की संख्या बदल जाए या क्रोमोसोम की संरचना बदल जाए, तो उस आधार पे दो प्रकार के क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हेट्रोप्लॉइडी और एब्रेशन। हेट्रोप्लॉइडी में नंबर बदलेंगे, एब्रेशन में स्ट्रक्चर बदलेगा। अब हेट्रोप्लॉइडी की बात करें तो हेट्रोप्लॉइडी फिर दो प्रकार के, यूप्लॉइडी और एन यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में पूरे सेट ही बदल जाएंगे, प्लॉइडी ही चेंज हो जाएगी, 3x 4x 5x, पॉलीप्लॉइडी आप बता रहे हैं। जबकि एन यूप्लॉइडी में सेट वही रहेगा, केवल एक दो सेट में क्रोमोसोम के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अब यहां पर एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी
दोनों को हमने डिस्कस करना है, फिर आप लेंगे एब्रेशन और उसके बाद आपने लेना है जीन म्यूटेशन। 1 बाय 1 लेते हुए आप चलेंगे। तो फर्स्ट आप आइए एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में गुणसूत्रों के सेट में गुणसूत्रों का बढ़ना या घटना, यही हमने कहा था। पॉलीप्लॉइडी में तो 2x 3x 4x पूरा सेट ही बदल जाएगा। यहां क्रोमोसोम का सेट वही है, 2x से तो 2x ही रहेगा, केवल एक दो क्रोमोसोम कम ज्यादा होते हुए आपको मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप इस सेल को स्टडी करें तो ये कैसा है, 2x 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आप यहां देख रहे हैं 6 क्रोमोसोम। अब सपोज हम यहां पर बता रहे हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी, यानी कि जो एन्यूप्लॉइडी ये दो तरह की आपको मिलेगी। एक तो आप बताएंगे हाइपो एन्यूप्लॉइडी, एक आपको मिलेगा हाइपर एन्यूप्लॉइडी। नाम से ही पता लग रहा है, हाइपो मतलब लेस कम होना, हाइपर मतलब बढ़ना। तो यहां पर सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी तो आप क्या कहेंगे, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। और यदि सेट में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो हम कहेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो अब देखिए 2x से 3 पेयर 6 क्रोमोसोम हम बता रहे हैं, यहां आपको बताना है हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो एन्यूप्लॉइडी भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, 3 प्रकार है उसमें, देखिए किस तरह से। अब सबसे पहले सामान्य सेल आपने ले रखी है, 3 पेयर 6 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, 2x आपको मिल रहा है। ये आप देखिए सभी सामान्य सेल हम देख रहे हैं। क्योंकि हमने कहा हाइपो 3 प्रकार के, तो तीनों को समझेंगे अलग अलग डायग्राम से। अब पहला केस यहां आप देखिए, इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखा। यहां अगर आप देखें तो ये देखिए एक क्रोमोसोम कम हो गया, डिलीट। हम यही कह रहे हैं सेट में गुणसूत्रों में कमी, आपने एक कम कर दिया। जब सेट वही है, अभी भी 2x है, लेकिन एक क्रोमोसोम कम हुआ यहां पर, तो इसे आप कहेंगे मोनोसोमी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, 2n-1 से, यानी है तो ये डिप्लॉइड, अभी केवल एक क्रोमोसोम हमने कम किया। देखिए इसको हमने 2n-n नहीं लिखना है, क्योंकि n तो क्या हो जाएगा सेट, और 2n-n करेंगे तो n हैप्लॉइड बन जाएगा ये। तो जबकि हम पूरे सेट को चेंज नहीं कर रहे, सेट में केवल क्रोमोसोम प्लस माइनस आप करते हुए बताएंगे यहां पर। तो यहां देखिए 2n-1 आपने यहां पर कहना है। एग्जाम्पल इसका एक दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम आपको। अब इसी तरह से आप आइए दूसरे केस में, यहां भी देखिए एक क्रोमोसोम आपने हटाया, ये क्रोमोसोम और हट गया। अभी भी ये 2x है, यानी 2n डिप्लॉयड है, लेकिन इस डिप्लॉयड में से 2 क्रोमोसोम अलग हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमी। ये तो मोनोसोमी था, एक ही यहां से देखिए आपने हटाया, यहां से 2 हट गए, एक इधर और एक इधर से, तो ये 2 मोनोसोमी यानी डबल मोनोसोमी हुई। और इसे कैसे लिखेंगे, 2n-2। नो, इसे आपने बताना है 2n-1-1, क्योंकि जो 2 क्रोमोसोम हटे वो दोनों नॉन होमोलोगस है, पूरा पेयर होमोलोगस नहीं हटा, अलग अलग हटे, इसलिए -1-1 आपने यहां कहना है। इसी तरह से यहां अगर आप देखें तो इधर ये देखिए आप, ये पूरा एक पेयर ही हट गया, तो यहां पे इसे हमने क्या कहना है, नलीसोमी। पूरा एक पेयर यहां आप देख सकते हैं गायब होता हुआ आपको दिख रहा है, तो इसे आपने कहना है नलीसोमी। और इसे हम कैसे लिखेंगे, 2n-2। यहां 2n-2 बताया जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब ये 2 क्रोमोसोम जो पेयर वाले होमोलोगस अलग हुए। ये -1-1 लिखना बता रहा है कि यहां भी 2 क्रोमोसोम हटे, लेकिन नॉन होमोलोगस। यहां 2 हटे हैं, वो होमोलोगस हमने यहां से रिमूव किए। तो आप देख सकते हैं यहां पर एन यूप्लॉइडी आप बता रहे हैं, और एन यूप्लॉइडी में पहला हमने लिया हाइपो एन्यूप्लॉइडी, यानी क्रोमोसोम का कम होना। हाइपो एन्यूप्लॉइडी 3 प्रकार के, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नलीसोमी आपने यहां पर कहना है। इसी तरह से अब आप लीजिए हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर में आप क्रोमोसोम ऐड करेंगे, अभी हाइपो था उसमें क्रोमोसोम कम किए, जबकि इसमें हमें जोड़ना है, तो यहां सेट में बढ़ाना है आपको गुणसूत्रों को। तो वही ये भी आपको 3 प्रकार के ही मिलने हैं। तो तीनों में 1 बाय 1 देखें, 2x डिप्लॉयड आप देख रहे हैं सभी में। अब पहले वाले डायग्राम को देखें यहां पर, तो आप देखिए एक क्रोमोसोम आके जुड़ गया है, तो ये अभी भी 2x, लेकिन एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहां पर आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी।
यहाँ 1 2 3 ये एक जुड़ गए, तो इसे आपने कहना है ट्राइसोमी। नोट कैसे करेंगे? 2n प्लस 1, 2n प्लस n नहीं करेंगे, 2n प्लस n करते तो क्या हो जाएगा? 3n, और वो तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगी, जबकि पॉलीप्लॉइडी हम नहीं बता रहे हैं। यहां केवल सेट वही रहेगा, क्रोमोसोम एक कम ज्यादा हो रहे हैं, ये आप बता रहे ज्यादा होता हुआ, तो ट्राइसोमी आप यहां पे कहेंगे। डाउन सिंड्रोम आपको दे रखा है एग्जाम्पल। अब दूसरे में आइए, देखिए यहां भी एक ट्राइसोमी बन गया, एक और आप देखिए एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, यानी 2 क्रोमोसोम आए, एक ये ट्राइसोमी एक ये ट्राइसोमी, तो ये भी क्या हुआ? डबल ट्राइसोमी बनता हुआ आपको दिख रहा है। और इसे नोट कैसे करेंगे? 2n प्लस 2, नो, 2n प्लस 2 आपने नहीं करना है। ये 2 क्रोमोसोम आए लेकिन दोनों नॉन होमोलोगस है यहां भी, तो आप कहेंगे 2n प्लस 1 प्लस 1, ये आपने कहना है। अब इस सेल को आप देखिए, यहां आप देखिए एक क्रोमोसोम आया, एक क्रोमोसोम आया, ये भी 2 नंबर का, दोनों ही 2 नंबर के, यानी ये होमोलोगस आके जुड़े, तो एक लाइन पे 4 क्रोमोसोम हो गए, 1 2 3 4, तो 4 बने टेट्रासोमी। ये टेट्रासोमी बनता हुआ दिख रहा है। इसे हम क्या नोट करेंगे? 2n प्लस 1 प्लस 1 नहीं, इसे आपने नोट करना है 2n प्लस 2, यहां 2n प्लस 2, तो दोनों डिफरेंस बताना चाह रहा है। प्लस 2 का मतलब 2 क्रोमोसोम आए, दोनों होमोलोगस है। प्लस 1 मतलब भी 2 क्रोमोसोम आए, लेकिन दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपने यहां पर जोड़ रखे, तो ये डिफरेंस यहां पर ध्यान रखें। एन्यूप्लॉइडी में 2 कैटेगरी हमने बताई, हाइपो एन्यूप्लॉइडी एंड हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो में हम क्रोमोसोम कम कर रहे हैं, हाइपर में आपने क्रोमोसोम को ऐड किया। दोनों ही 3 प्रकार के, हाइपर में भी 3 आपको मिले, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, जबकि वहां आपने कहा मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी एंड नलीसोमी, बहुगुणिता। जैसे आप देख सकते हैं यहां आपको दे रखा है 2x द्विगुणिता, आप बता रहे हैं द्विगुणिता 2x, किसे कह रहे हैं? यहां जो क्रोमोसोम का सेट आप देख रहे हैं, ये सेट आप देखिए 2 है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये पेयर में, क्रोमोसोम नंबर 2 ये पेयर में, 3 ये भी पेयर में, और हर क्रोमोसोम हम देखें तो पेयर में आपको मिल रहा है। इसी कंडीशन को आप कहते हैं द्विगुणिता 2x आपने बताया। अब इस सेल में अगर आप मियोसिस करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, सभी जानते हैं मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, यानी जैसे ही आप मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करेंगे क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाएंगे। ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 2 3, नंबर वही है 1 2 3, लेकिन ये हाफ हो गए। पहले यहां सभी ये पेयर में थे, अब कोई पेयर नहीं है, अब एक एक क्रोमोसोम हर नंबर का आपको मिल रहा है। मीन्स कि यहां 6 क्रोमोसोम थे, तो यहां जस्ट हाफ हो गए 3 अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और इस सेल को अब आप कहते हैं x, ये तो 2x था, यह हाफ हो गया x, यानी युग्मक आप इसे बता सकते हैं, या अगुणित कोशिका, हैप्लॉइड भी आप इसे कहते हैं। यानी हैप्लॉइड कौन से डिवीजन से आपको मिला? मियोसिस अर्धसूत्री। हर सेल में आप देखें क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे, इसलिए इसे आपने कहा अर्धसूत्री विभाजन। बिल्कुल बेसिक चीज बताई गई है, हर कोई जानता है इसके बारे में। यही अगर हम देखें 3x, त्रिगुणिता किसे कहेंगे? यानी जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं यहां 1 2 3 पेयर में थे, 2 2 थे, ये अब 3 3 हो गए। देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 1 1, ये 3 हो गए, यहां 2 थे। इसी तरह से 2 नंबर वाले भी 3 है, ये भी 3 आपको मिल रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे 3x। और जो 3x सेल्स हमें मिलती है उनमें मियोसिस नहीं हो पाता है, ये युग्मक नहीं बना पाएंगे। कौन? 3x। आप देखिए जो 3x मिल रहा है ये अर्धसूत्रण नहीं करता है, यहां युग्मक नहीं बनेंगे क्योंकि होमोलोगस नहीं है, एनाफेज वगैरह यहां आपको नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली। तो 3x आप बताएंगे स्टेराइल होंगे, एक तरह से बंद, ये यहां पर युग्मक नहीं बना रहे। इसी तरह से नेक्स्ट आप आइए 4x, वही क्रोमोसोम नंबर 1 2 3, लेकिन उनके 4 मिल रहे हैं। देखिए 1 1 1 1 2 2 2 2, इस तरह से 3 3 3 3। क्या यहां मियोसिस आपको मिलेगा? यस, यहां आपको आसानी से मियोसिस मिलेंगे। और मियोसिस मिलते ही 4x से क्या हो जाएगा? हाफ 2x। जो 4 क्रोमोसोम थे वो 2 हो गए, एक वाले 4 थे 2 हो गए, 2 वाले 4 थे ये भी 2, 3 वाले भी 2, आप देख सकते हैं। तो जस्ट क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए, यहां पर ये युग्मक बना। अब ये जो युग्मक है ये कैसा है? 2x आपने यहां पे बताना है।
सेल हैप्लॉइड है, इसके कंपैरेटिवली यहां 4x से 2x हो गया, तो ये युग्मक है। यहां देखिए 2x डिप्लॉइड था, तो इसमें मियोसिस किया तो x ये इसका युग्मक था। अगर सेल 4x है तो यहां हाफ होने पर 2x आपको मिलेगा, ये इसके केस में आप युग्मक कह रहे हैं। यही पॉलीप्लॉइडी, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो पॉलीप्लॉइडी आप कह रहे हैं गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट की उपस्थिति। अभी हमने देखा भी था 3x 4x तक, तो 3x 4x 5x इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इससे ही आपने कहना है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा 2x एक नॉर्मल कंडीशन थी, वो डिप्लॉइड तक सेट आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा आपको मिलेंगे 3 4 5 6 7 8, इन सभी को आपने कहना है पॉलीप्लॉइडी। अब यहां एक टेबल आप देख रखिए, इसमें एग्जांपल आप ले रहे हैं व्हीट, गेहूं का, और गेहूं कैसा है हेक्साप्लॉइड 6x हेक्साप्लॉइड हो गया ये। अभी टेट्राप्लॉइड तक हमने देखा था 3 4 तक, 5 6x आप बता रहे हेक्साप्लॉइड। और गेहूं के 6x में अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो आपको मिल रहे हैं 42 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। ये याद रखने कि जो हेक्साप्लॉइड व्हीट है गेहूं, इसमें हमें 42 क्रोमोसोम मिलते हैं। अब देखिए क्या का युग्मक, कि अगर आप इसका युग्मक बनाते हैं तो युग्मक बनाने पे जस्ट हाफ हो जाएगा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, यानी 3x क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 21, 3x इज इक्वल टू 21 आपको मिलना है। अब अगुणित कोशिका की बात करें, यही है अगुणित, 3x इज इक्वल टू 21। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है। यहां बेसिक नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x यहां कितना है बेसिक नंबर 7। यहां x की वैल्यू आप 7 करेंगे तभी 42 आएगा। तो x यहां पर बेसिक नंबर को बताना चाह रहा है, जो आप बताएंगे 7, तो 7 इज इक्वल टू 42 आपको मिलना है, ये बेसिक नंबर। एक गुणित कोशिका वही x इज इक्वल टू 7 आएगा। देखिए ये तो अगुणित है, अगुणित यहां पर युग्मक की बात कर रहा है, जस्ट मियोसिस से बना है। एक गुणित कोशिका आप किसे कह रहे हैं x को, जो बेसिक नंबर को बताता है, तो बेसिक नंबर 7 यहां पर, जीनोम वही रहेगा x इज इक्वल टू 7। अब यहां क्या पॉइंट का है, एक गुणित कोशिका ये, एक गुणित कोशिका, अगुणित कोशिका ये, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस बताया जा रहा है। एक गुणित कोशिका x किसको बता रहा है, बेसिक नंबर वाले क्रोमोसोम को, तो ये होगा 7। जबकि अगुणित कोशिका ये अर्धसूत्री विभाजन से बना है। अभी हमने पिछले स्लाइड में डायग्राम में देखा था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो अगुणित तो मियोसिस से बन रहा है, जबकि एक गुणित आप किसको कह रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम के बेसिक नंबर आपको मिलेंगे, x की वैल्यू जो आ रही है वो आपने कहना है। अब यही ह्यूमन में भी आप देखें एग्जांपल, ह्यूमन क्या हेक्साप्लॉइड है? नो, ह्यूमन कैसा है 2x, और 2x में क्रोमोसोम की संख्या 46 46 आपको मिल रही है। अब सारे पॉइंट्स अगर ह्यूमन के केस में देखें, पहले आइए युग्मक, युग्मक x मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ 2x से x हुए, यानी 23 आपको मिलेंगे। अगुणित कोशिका उसे ही आप कह रहे हैं, तो x 23, बेसिक नंबर यहां वही रहेगा 23, यहां बेसिक नंबर कितना है 7, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड है तो बेसिक आप वही कहेंगे 23। एक गुणित भी आपको वही मिलेगा, x की वैल्यू 23, जीनोम भी आपको मिलना है x 23। तो ह्यूमन के केस में एक गुणित कोशिका और अगुणित कोशिका क्या दोनों आपको सेम मिलने हैं? यस, यहां ये दोनों देखिए इक्वल होंगे, एक गुणित कोशिका इज इक्वल टू अगुणित कोशिका, जबकि यहां नॉट इक्वल, ये बेसिक नंबर बता रहा है। तो ये डिप्लॉयड है तो इसमें दोनों आपको सिमिलर ही यहां पर मिलने हैं। तो एक पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल लेते हुए आपने देखा। अब यहां पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो गुणसूत्रों के सेट में सम संख्या भी मिल सकती है, विषम भी मिल सकती है। जो प्लांट्स हमें मिलते हैं पॉलीप्लॉइडी में, उसमें आपको सम और विषम गुणसूत्रों की संख्या वाले सेट मिल सकते हैं। सम में क्या आएंगे 4x 6x 8x, विषम में आप देख सकते हैं 3 5 7 इस तरह से मिलेंगे। ऑब्वियसली ये है सम, तो मियोसिस होगा, यहां अर्धसूत्र होता हुआ मिलेगा, युग्मक बनेंगे, और युग्मक बन रहे यानी कि ये
फर्टाइल फॉर्म में आपको मिलने। लैंगिक प्रजनन होगा, फर्टाइल है इसका मतलब ऑब्वियसली वो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हुआ आपको मिलेगा, बीज बनेंगे। जबकि विषम हमने देखा भी था 3x वगैरह में कि वहां मियोसिस नहीं हो पा रहे, और अगर मियोसिस नहीं होगा तो युग्मक गैमेट नहीं बनेंगे, और गैमेट नहीं बन रहे मतलब ये बंध्य है, ये स्टेराइल आपको यहां पर मिलने। लैंगिक प्रजनन नहीं होगा, बीज तो नहीं लेकिन फल जरूर बनते हुए आपको मिल जाएंगे। देखिए ये बीज नहीं बनाते लेकिन अनिषेक फलन के द्वारा बीज रहित फल का उत्पादन करते हुए आपको यहां पर मिल सकते हैं। सबने सुना भी है केला तथा बीज रहित अंगूर, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो पॉलीप्लॉइडी आपने किससे कहा कि अगर 2 से ज्यादा सेट मिल रहा है क्रोमोसोम का तो उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइड, टेट्रा, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x तक आपने बता रखे। अब उन्हीं में पादपों में देखें आप तो आपने बताया पादपों में सम में भी हो सकते हैं, विषम में भी। सम है तो मियोसिस मिलेगा, गैमेट्स मिलेंगे, फर्टाइल होगा। विषम है तो मियोसिस नहीं होंगे, मियोसिस नहीं तो गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट नहीं बन रहा है इसका मतलब ये स्टेराइल बंध्य आपको यहां पर बताने। अब बहुगुणिता के उदाहरण पॉलीप्लॉइडी का एक उदाहरण देखें क्रॉस पैटर्न पे, क्रॉस करते हुए। कैसे? आपको गेहूं एक दे रखा है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं जो वैरायटी आप बता रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, हेक्साप्लॉइड है, 6x इज इक्वल टू 42, अभी हमने देखा भी था। अब आपने इसका क्रॉस कराना है। क्रॉस आप किससे करवा रहे हैं यहां पर? राय सिकल सीरियल से, जो कैसा है 2x इज इक्वल टू 14 आप यहां पे बता रहे हैं। देखिए हेक्साप्लॉइड, इसका क्रॉस कराएंगे 2x से। अब अगर आपने यहां पे क्रॉस करना है तो यहां मियोसिस होगा, गैमेट बनाएंगे। गैमेट जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा 3x, और इस 3x में टोटल कितने क्रोमोसोम आएंगे? 21 क्रोमोसोम आते हुए आपको मिलने। यहां पर क्या आप देखिए मियोसिस करेंगे तो 1 2 3 आप बता रहे हैं यहां पे 6x इज इक्वल टू 40 है, तो x की वैल्यू 7 है यानी 7 के पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक आप चल रहे हैं। अब ये 3 है तो 3 का सेट आपने बनाया, 3 का सेट बनाया तो टोटल ये 21 आपने बताने, ये गैमेट यहां बना है। तो अब यहीं अगर आप आते हैं राई के केस में, यहां पर भी आपको क्या करना है मियोसिस, और यहां भी मियोसिस करेंगे तो क्या बनेंगे गैमेट। अब यहां जो गैमेट बनेगा x इज इक्वल टू 7 होगा, 2x 14 आप देख रहे हैं तो यहां x आप देखिए 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जस्ट हाफ। 14 थे डिप्लॉयड में, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन आधे हो गए 7। यहां पर आप देखिए 42 थे आधे हो गए 21। अब इन दोनों गैमेट्स में आपने फ्यूजन कराना है, इनको अब आप फ्यूज कराएंगे तो आप देखिए ये जो 21 है इसमें ये 7 जोड़ देंगे, यानी यहां से आया 3x और यहां से x, टोटल हो गए 4x। और क्रोमोसोम की संख्या ये 21 प्लस 7 कितने हो गए 28। तो यहां अगर हम देखें ये 21, इसमें इन सातों को आपने जोड़ देना है, ये देखिए 7 जुड़ गए तो 3x प्लस x 4x 28। अब ये जो पादप बना है लेकिन ये प्लांट कैसा है स्टेराइल, ये यहां पर बंध्य है, ये गैमेट नहीं बना सकता क्योंकि जो ये 7 आए इनका कोई पेयर नहीं है और यहां इनके भी कोई पेयर नहीं बन पा रहे। तो एक्चुअल में यहां जो प्लांट बनेगा वो बंध्य है स्टेराइल। तो अब आपको क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ाने हैं, डबल करने, जो 4x है 4x से 8x पॉलीप्लॉइडी बढ़ानी है। तो इसके लिए आप कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देते हैं, सेल बायोलॉजी में सुना भी हो आपने। तो कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देने पर क्रोमोसोम के नंबर जस्ट डबल हो जाएंगे 4x से 8x, यानी क्रोमोसोम जो 28 था डबल हो गए 56, और ये फर्टाइल होगा। ये जो है ये फर्टाइल है यानी इनमें मियोसिस होंगे, गैमेट्स बन सकते हैं, इसे आपने बताना है फर्टाइल। जबकि 4x जो बना था ये एक्चुअल में फर्टाइल नहीं है स्टेराइल है, और इसे आप कहते हैं ट्रिटिकल। ये जो वैरायटी बनी ये ट्रिटिकल, तो ट्रिटिकम प्लस सिकल सीरियल के क्रॉस से एक न्यू वैरायटी आपने बनाई पॉलीप्लॉइडी को लेते हुए ट्रिटिकल। फर्टाइल है 8x हो गया। देखिए ऑक्टाप्लॉइड, जो कॉमन वीट हम बता रहे थे अभी वो हेक्साप्लॉइड था, हेक्साप्लॉइड से आपने क्या बना दिया ऑक्टाप्लॉइड। तो पूरे क्रॉस को अगर आप देखें
ट्रिटिकम का आपने राइट से क्रॉस कराया, ट्रिटिकम 6x है, 42 क्रोमोसोम यहां मिल रहे हैं, राइट 2x से 14 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। दोनों में सिंपल सी बात, मियोसिस करना है, गैमेट बनाना है। यहां मियोसिस करेंगे, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए 21, यहां भी मियोसिस करिए, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए 7। अब दोनों गैमेट्स में फ्यूजन हुआ, 3x प्लस x बनेगा 4x, यानी 21 प्लस 7 बन गया 28। ये जो आप बता रहे हैं 4x बनता हुआ 28। अब ये यहां स्टेराइल है, तो आपने क्रोमोसोम डबल करना है। डबल करने के लिए कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट आपने दिया, तो आप देखेंगे 4x से क्या बना 8x, और यहां क्रोमोसोम 56 है। ये प्लांट फर्टाइल है, जिसे हमने नाम दे रखा है ट्रिटिकेल। क्लियर स्टूडेंट्स? म्यूटेशन हम देख रहे हैं, और इसी म्यूटेशन में सेकंड कैटेगरी अगर आप देखें क्रोमोसोमल में, तो हमने कहना है गुणसूत्रीय विपतन, यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन। हमने बताया था कि क्रोमोसोमल में फर्स्ट कैटेगरी नंबर के अकॉर्डिंग थी, हेट्रोप्लॉइडी, और दूसरे में आपने कहा कि यहां क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, संरचना बदलते हुए आपको यहां पर मिलनी है। तो अगर आप देखें एब्रेशन में, तो एब्रेशन में 4 अलग अलग कैटेगरी है। उसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं डिलीशन। नाम से ही पता लग रहा है डिलीशन, यानी यहां कुछ डिलीट होगा, कुछ चीजें हटा दी जाएगी, नंबर्स वही रहेंगे, केवल संरचना में परिवर्तन होगा, कुछ पार्ट डिलीट होता हुआ। समझे, डायग्राम से इसे समझना है, काफी सिंपल। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम आपको दे रखा है, नंबरिंग हमने कर रखी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप इसमें डिलीशन करते हैं, तो डिलीशन के बाद आप देखिए यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यहां पर 7 8 ये सेगमेंट आपने डिलीट कर दिया, यानी क्रोमोसोम की संख्या वही है, लेकिन उसका एक पार्ट आपने डिलीट कर दिया। और जो पार्ट हमने डिलीट किया वो टिप यानी टर्मिनल, इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं, टर्मिनल डिलीशन आप यहां बता सकते हैं। और यहीं पर अगर आप देखें, एक क्रोमोसोम और आपको दे रखा है, सेम डिलीशन ही देखेंगे यहां पर भी। यहां अगर दोनों को आप कंपेयर करें, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, म्यूटेशन के बाद 5 6 ये जो एरिया है, ये 5 6 यहां से रिमूव होता हुआ आपको मिल रहा है, यानी डिलीशन यहां भी हुआ है, लेकिन यहां टिप से नहीं हुआ है, इंटरनल पार्ट से। तो इसे हमने कह दिया इंटर कैलरी डिलीशन। तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने, दोनों में ही डिलीशन है कि क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट डिलीट हो सकता है, टिप से भी डिलीट कर सकते हैं और इंटरनली भी डिलीट कर सकते हैं। टिप वाला पार्ट अगर आप डिलीट करें तो कहेंगे टर्मिनल डिलीशन, टिप के अलावा क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट करें तो उसे आपने कहना है इंटर कैलरी डिलीशन। अब यहीं पर टर्मिनल डिलीशन का एक एग्जांपल आपको दे रखा है, क्राई डू चाइल्ड सिंड्रोम आप बता रहे हैं। यहां पर मनुष्य का जो 5वां क्रोमोसोम है, इसकी छोटी भुजा पर अंतस्थ विलोपन पाया जाता है। तो जस्ट एक एग्जांपल क्राई डू चाइल्ड सिंड्रोम आपको दे रखा है डिलीशन के एग्जांपल में। तो स्ट्रक्चरल में पहला हुआ यहां पर डिलीशन। इसी तरह से आगे बढ़े तो सेकंड आपको मिलेगा इन्वर्जन, पोजीशन इन्वर्ट होते हुए आपको मिलेगी। कैसे, वो भी आप डायग्राम में देखें। सबसे पहले एक सामान्य क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दे रखा है। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए 6 7, यहां देखिए 7 6 पोजीशन इन्वर्ट हुआ, इसे आपने कहना है इन्वर्जन। क्लियर? सेकंड नंबर हम बता रहे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में कुछ ऐड या डिलीट नहीं हुआ, केवल पोजीशन इन्वर्ट होते हुए आपको मिली, इसे आप कहेंगे इन्वर्जन। अब इन्वर्जन दो तरह के हो सकते हैं, एक ये आपने कहा पैरासेंट्रिक, एक पेरिसेंट्रिक, दोनों कंपेयर करें ताकि आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये एक डायग्राम, सामान्य क्रोमोसोम दे रखा है, यहां देखिए 3 4 5 6 आप देख रहे हैं। अब सामने आप देखिए पूरा रिवर्ट हो गया, 6 5 4 3 आपको मिल रहा है, ये इन्वर्जन, इसे आपने कहना है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, इन्वर्जन दोनों में आपको दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या, यहां देखिए केवल एक आर्म में, एक भुजा में आपने इन्वर्जन किया है, सेंट्रोमियर को क्रॉस नहीं किया। जबकि दूसरे डायग्राम में अगर आप देखें तो यहां पर सेंट्रोमियर को भी आपने कवर कर लिया, दोनों आर्म में इन्वर्जन आपको मिल रहा है। तो इस व्याप पे दो तरह के इन्वर्जन हुए, एक तो आप कहेंगे पैरासेंट्रिक, एक पेरिसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर कवर कर लिया आपने, पेरिसेंट्रिक एक ही भुजा में किया है, सेंट्रोमियर कवर नहीं किया गया है, इसे आपने कहना है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन।
अब आप इसी तरह से आइए, आपको मिलेगा डुप्लीकेशन तीसरे नंबर पर। नाम से पता चल रहा है डुप्लीकेशन, कोई कॉपी बनते हुए आपको मिलनी है। कैसे, देखिए ये क्रोमोसोम आपको दे रखे हैं, ABCDEF करके आपने नोट किया, होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिया है। अब यहां पर आप बताएंगे डुप्लीकेशन होता हुआ, तो डुप्लीकेशन आप देख सकते हैं इधर ABCDEF EF, एक पार्ट यहां डुप्लीकेट कर गया। तो क्रोमोसोम का कोई भी एक सेगमेंट अगर डुप्लीकेट कर जाता है, सेम कॉपी EF फिर से एक कॉपी आपको मिल गई, तो उसे आपने कहना है डुप्लीकेशन। तो काफी सिंपल आप देखेंगे स्ट्रक्चरल में, पहला डिलीशन आपने एक पार्ट डिलीट कर दिया, फिर आपने बताया इन्वर्जन, पोजीशन इन्वर्ट हो रही है। थर्ड आप बता रहे हैं डुप्लीकेशन, कोई भी पार्ट एक डुप्लीकेट कर गया, फिर आपको मिलेगा ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण, इसे समझे। ये जो ट्रांसलोकेशन आप देखेंगे ये एक्चुअल में आपको मिलेगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ट्रांसलोकेशन आप देखेंगे यहां पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में मिलना है। इसे इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कई बार कहा जाता है। कैसे, डायग्राम में ये आपको मिलना है। ट्रांसलोकेशन में पहला आप लीजिए सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये ध्यान से देखें, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए आपने एक को 1 2 3 नंबर से रिप्रेजेंट किया है और एक को अल्फाबेट ABCD से आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। यहां अगर आप ट्रांसलोकेशन बताते हैं तो आप देखिए इस क्रोमोसोम का एक पार्ट यहां अटैच हो गया, 1 2 3 4 5 6 किसी होमोलोगस पे नहीं, नॉन होमोलोगस पर जाके अटैच हुआ है, तो इसे आपने कहा है सिंपल ट्रांसलोकेशन। लोकेशन ट्रांसफर हुई है किसी नॉन होमोलोगस पार्ट पर, तो उसे हमने कहना है सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसी तरह का एक रेसिप्रोकल आपको मिलेगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये भी नॉन होमोलोगस में। नॉन होमोलोगस आपने डायग्राम ले रखे। अब यहां पर आप देखिए क्या एक्सचेंज होता हुआ मिल रहा है, EF, ये जो EF है ये यहां आ जाएगा और ये 5 6 ये यहां आता हुआ, ये देखिए एक्सचेंज हुआ। तो ये एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या इसे आप क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं? नो, एक्सचेंज जरूर आपको यहां दिख रहा है, बट इसे आप क्रॉसिंग ओवर नहीं कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर तो किसके मध्य पाया जाता है? होमोलोगस। जो समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस में जब आप एक्सचेंज देखते हैं तो उसे आप कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये भी एक्सचेंज हो रहा है, बट ये एक्सचेंज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आपको मिल रहा है और इसलिए इसे कई बार कहा जाता है इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलीगल नहीं, इसे आप क्या कह देंगे? इलीगल क्रॉसिंग ओवर। और इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है ल्यूकेमिया में, आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9 गुणसूत्रों के मध्य ट्रांसलोकेशन यानी इलीगल क्रॉसिंग ओवर आप देख सकते हैं। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आप बता रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं एब्रेशन। एब्रेशन काफी सिंपल, केवल 4 प्रकार के, चारों में आपने देखा स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, नंबर में नहीं। 4 कौन कौन से? डिलीशन, जिसमें आपने कोई पार्ट डिलीट किया है, वो टिप से भी हो सकता है, अदर देन टिप भी हो सकता है। सेकंड, फिर आपने वहीं पे बताया इन्वर्जन, पोजीशन इन्वर्ट कर रहे हैं। एक आपने बताया डुप्लीकेशन, कॉपी बनते हुए। फिर एक लास्ट आप बता रहे हैं ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन की फर्स्ट कैटेगरी आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो आपने कहना है यहां पर जीन म्यूटेशन। याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि म्यूटेशन में 2 कैटेगरी है, क्रोमोसोमल, एक जीन। क्रोमोसोमल में दोनों आपने पूरे किए, हेट्रोप्लॉइडी को लेते हुए यानी नंबर में चेंज और एब्रेशन स्ट्रक्चर में चेंज। अब दूसरा आप लेंगे जीन म्यूटेशन, जो काफी सिंपल है। जीन डीएनए का सक्रिय खंड, जिसे आप कहते हैं जीन, यानी कि यहां डायरेक्टली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस में अगर आप चेंज देखेंगे तो उसे आपने कहना है यहां पर जीन म्यूटेशन। इसे यहां सिंपल तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है कि देखिए क्रोमोसोम में ये एक जीन है, जीन का एक नाइट्रोजन बेस हमने लिया गुआनिन, कि सामान्य रूप से यहां गुआनिन था, लेकिन म्यूटेशन के बाद, जीन म्यूटेशन के बाद गुआनिन की जगह क्या आ गया यहां? थाइमीन। तो इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस में अगर आपको चेंज मिले तो इस म्यूटेशन को आपने नाम देना है यहां पर जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन 2 तरह के, एक आपको मिलेगा बेस सब्स्टिट्यूशन और एक आपको मिलना है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन की 2 कैटेगरी होगी, एक तो बेस सब्स्टिट्यूशन और एक आप बताएंगे फ्रेम शिफ्ट। बेस सब्स्टिट्यूशन में आप क्या बता रहे हैं? देखिए सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन,
यहां पर कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कोई एक बेस गया तो उसकी जगह दूसरा बेस आता हुआ आपको मिले, सब्स्टिट्यूट, तो उसे आपने कहा बेस सब्स्टिट्यूशन, एक नाइट्रोजन बेस का दूसरे नाइट्रोजन बेस के द्वारा विस्थापन। जैसे यहां भी हम देख सकते हैं ग्वानिन था, ग्वानिन की जगह कौन आ गया, थाइमीन, तो यहां इसे आपने कहा बेस सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रोजन बेसिस के नंबर कम या ज्यादा नहीं हुए, केवल एक की जगह कोई दूसरा आया है। ऐसा नहीं कि यहां ग्वानिन हट गया और इधर कोई नहीं आया, नाइट्रोजन बेस कम हो गए इस क्रोमोसोम में, नो, नाइट्रोजन बेस की संख्या उतनी है, केवल प्रतिस्थापित हुआ है। ग्वानिन की जगह कौन आ गया, यहां थाइमीन आता हुआ आपको मिल रहा है, तो इसे आप कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन। जबकि जो फ्रेम शिफ्ट है, यहां पर नाइट्रोजन बेसिस के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट के केस में या तो नाइट्रोजन बेस ऐड होगा या नाइट्रोजन बेस डिलीट होगा। देखिए डीएनए में एक या अधिक नाइट्रोजन बेस का जुड़ना या घटना, यह कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में नाइट्रोजन बेसिस के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, जबकि बेस सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रोजन बेसिस का नंबर कांस्टेंट है, केवल आपने रिप्लेसमेंट किया है कि किसी एक बेस की जगह कोई दूसरा बेस आपको यहां पर मिलेगा। अब जैसे अगर आप यहां पर देखें, एक सीक्वेंस आपको दे रखा है AGCTTG। अब सीक्वेंस क्या हो गया, AACTTG, यानी ग्वानिन की जगह कौन आ गया, एडेनिन, बेस रिप्लेस हुआ। नाइट्रोजन बेसिस के नंबर कम या ज्यादा नहीं हुए, इसे आपने कहना है बेस सब्स्टिट्यूशन। जबकि फ्रेम शिफ्ट की अगर आप बात करें तो यहां पे भी एक नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस आपने लिया AGCTTG। अब सपोज यहां पर आपको ए को जोड़ना है, इस पोजीशन पे आप ए जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा, AAGCTTG, मीन्स की नाइट्रोजन बेसिस के नंबर बढ़ते हुए आपको मिलने, तो उसे आपने कहा फ्रेम शिफ्ट। जबकि यहां पर अगर आप देखें केवल रिप्लेसमेंट हुआ है, नाइट्रोजन बेस उतनी ही है, ग्वानिन की जगह कौन आ गया, एडेनिन आपको आता हुआ मिल रहा है। यहां जबकि ऐड या डिलीट करते हुए आपको दिखेगा, जैसा कि हमने यहां पर ऐड किया है एडेनिन को। अब यही कंटिन्यू करें, पहला बेस सब्स्टिट्यूशन, तो बेस सब्स्टिट्यूशन अगर हम लें तो ये फिर दो प्रकार के आपको मिलेंगे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, दो तरह के आपको मिलने। बेस सब्स्टिट्यूशन में दो कैटेगरी, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन। क्या डिफरेंस यहां पर दोनों में, अगर आप बताते प्यूरीन प्यूरीन से रिप्लेस हो या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से, तब तो आप कहेंगे ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरीन की जगह पायरिमिडीन आ जाए या पायरिमिडीन की जगह प्यूरीन आता है, तब उसे आपने कहना है ट्रांसवर्जन। तो दोनों को समझेंगे यहां पर ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। पहला आप लीजिए ट्रांजिशन, यही हमने कहा प्यूरीन प्यूरीन से रिप्लेस हो या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से, तो उसे आपने कहना है ट्रांजिशन। और प्यूरीन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरीन से, तो आपने कहा था ट्रांसवर्जन। पहले में आइए AGCTTG, एक सीक्वेंस डीएनए का आपने लिया। अब देखिए क्या हो गया, AACTTG, यानी ग्वानिन एडेनिन से रिप्लेस हुआ, पहले ग्वानिन था अब एडेनिन आ गया। अब रिकॉल करिए, ग्वानिन कौन है, प्यूरीन या पायरिमिडीन, और एडेनिन कौन है, प्यूरीन या पायरिमिडीन। ग्वानिन आप सभी जानते हैं प्यूरीन है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्यूरीन में दो थे, एडेनिन और गुआनिन। तो ये भी प्यूरीन और ये भी प्यूरीन, तो प्यूरीन प्यूरीन से ही रिप्लेस हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। नेक्स्ट फिर यही देखें आप, तो ट्रांसवर्जन। अब यहां पे भी अगर आप सीक्वेंस लें तो AGCTTG हमने नोट किया, अब AGCTTC, तो यहां भी डिफरेंस आप देखिए, पहले थाइमीन था, अब आपको यहां पर कौन मिल रहा है, साइटोसिन। तो थाइमीन रिप्लेस हुआ है साइटोसिन से, और थाइमीन कौन, पायरिमिडीन, और साइटोसिन कौन, ये भी पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस, तो इसे भी आप कहेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मीनिंग काफी सिंपल, प्यूरीन प्यूरीन से या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो तो ट्रांजिशन। अब आइए ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में आप कह रहे हैं प्यूरीन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरीन से रिप्लेस होता हुआ आपको दिखेगा। एक सीक्वेंस आपने ले रखा है AGCTTG। अब यहां पर चेंजेस आप देखिए, क्या चेंज हुआ, ग्वानिन थाइमीन से रिप्लेस, और ग्वानिन याद करिए कौन है, प्यूरीन, थाइमीन कौन, पायरिमिडीन। मींस की प्यूरीन पायरिमिडीन से रिप्लेस होता हुआ आपको मिल रहा है, तो इसे आपने कहना है ट्रांसवर्जन।
ट्रांसवर्जन, प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो, इसे आप कहेंगे ट्रांसवर्जन। और ट्रांसवर्जन का बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। हमने क्लासिकल जेनेटिक्स में सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में डिस्कस किया था, तब आपने देखा भी था वहां पर कि प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस होते हुए आपको मिल रहा था और वैलिन आपको मिल गए थे अमीनो एसिड। तो यहां ये ध्यान रखें, जीन म्यूटेशन में बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस सब्स्टिट्यूशन में दो कैटेगरी है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन आप कहेंगे। अब यहीं अगर आप आगे बढ़े दूसरे नंबर पे, वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में या तो आप बेस को ऐड कर रहे हैं या फिर आप बेस को डिलीट कर रहे हैं। तो ऐड करने पे नंबर बढ़ जाएंगे, डिलीट करने पे नंबर नाइट्रोजन बेसिस के कम होते हुए आपको मिलने। एक एग्जांपल लेके समझे, यहां एक सीक्वेंस आपने लिया, ये देखिए एमआरएनए सीक्वेंस हमने ले रखा है। कोड अगर देखें तो 1 2 3 4 कोड बनते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो सामान्य कोड ये 4 आपको मिलेंगे, AUG, फिर CUA, GUU और CGU सामान्य केस। अब हमने A को जोड़ना है इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे आप A जोड़ेंगे, तब क्या कोड हो जाएगा? पहला तो ये रहेगा AUG, दूसरा ACU क्योंकि A जुड़ गया है। याद रख करिए ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था जेनेटिक कोड में, कॉमा लेस में आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पे आप नाइट्रोजन बेस को ऐड करें या जिस पॉइंट से नाइट्रोजन बेस को डिलीट करें, उसके पहले की सीक्वेंस तो वही रहेंगे लेकिन उसके बाद के सारे सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। और उसे हमने कहा था फ्रेम शिफ्ट, पूरी फ्रेम बदल रही है, कॉमा लेस में आपने डिस्कस किया था। सेम वही पॉइंट है, वही सीक्वेंस आप लेते हुए, तो पहले का कोड तो वही रहेगा, बाद के सारे कोड बदल जाएंगे। तो हमने A ऐड किया, ACU हुआ, फिर आगे AGU आपको मिलेगा, फिर UCG आपको मिल रहा है। यानी पहला कोड सेम है, बाकी पूरी फ्रेम बदलते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रही है फर्स्ट केस में जब आपने A को जोड़ा। अब अगर ट्रिपल A जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहां एक ही नाइट्रोजन बेस हमने जोड़ रखा है, जबकि जो दूसरा केस आपको बता रहा है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में। ट्रिपलेट का मतलब एक कोड, यानी पूरा का पूरा ट्रिपलेट एक कोड आप जोड़ेंगे तब आप देखेंगे केवल एक ही अमीनो एसिड का कोड बदलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। देखिए किस तरह से, पहला AUG बनना है, दूसरा अब यहां आपने इसे जोड़ा है तो यह आ गया ट्रिपल ए, ट्रिपलेट के फॉर्म में। आगे वाले कोड वही सेम चलते हुए आपको मिलेंगे, तो यहां केवल चेंज एक ही कोड में आएगा। यानी अगर सिंगल बेस या डबल बेस आप ऐड करते हैं तो उस पॉइंट के बाद के सारे सीक्वेंस बदल जाएंगे, लेकिन ट्रिपलेट के फॉर्म में जब आप नाइट्रोजन बेस को ऐड या डिलीट कर रहे हैं तो केवल एक कोड में परिवर्तन दिखेगा, बाकी सारे आपको सेम यहां पर दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी आपको यहां पर सेम मिलने, केवल एक कोड में चेंजेस आपको यहां पर दिखना है। इसे आप कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, लेकिन यहां पर बाकी का फ्रेम जो है सेम रहेगा, यहां पूरी फ्रेम चेंज होते हुए आपको दिखाई देनी है। अब अगर आप एक और सीक्वेंस लें, यहां पे वही आपने ले रखा है, सामान्य कोड हमें मिल रहे हैं, 4 कोड बनते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से डिलीशन की बात कर रहे हैं, विलोपन। अब हम जोड़ नहीं रहे, हटा रहे हैं। आपने यहां से C को हटा दिया, ये भी हमने कॉमा लेस में डिस्कस किया था, C हटा दिया तो पहला कोड AUG रहेगा, दूसरा UAG ये बन गया, तीसरा UUC आपको बनता हुआ दिखेगा। तो यानी यहां भी सेम वही पॉइंट, इस पॉइंट के पहले का कोड सेम है, बाकी के कोड यानी बाकी का फ्रेम सीक्वेंस चेंज होता हुआ आपको यहां पर मिलना है, बाकी पूरे चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेम शिफ्ट और बेस सब्स्टिट्यूशन का ये डिफरेंस कि बेस सब्स्टिट्यूशन में आप केवल रिप्लेस कर रहे हैं, ऐड या डिलीट नहीं कर रहे, जबकि फ्रेम शिफ्ट में या तो आप किसी नाइट्रोजन बेस को ऐड कर रहे हैं या नाइट्रोजन बेस को डिलीट कर रहे हैं। और जहां भी ऐड या डिलीट किया है उसके पहले के सीक्वेंस वही है, लेकिन उसके बाद के सभी सीक्वेंस चेंज होते हुए आपको मिलने। अब यहीं पर जो पॉइंट अभी मैंने आपसे कहा वही आपको थियरी के पॉइंट में दे रखा है फ्रेम शिफ्ट के बारे में। फ्रेम शिफ्ट का एक पॉइंट कि सब्स्टिट्यूशन की तुलना में अधिक हानिकारक होगा ये। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरा सीक्वेंस ही बदल रहा है, जबकि बेस सब्स्टिट्यूशन में केवल एक पॉइंट पे आप चेंजेस कर रहे हैं। वहां एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हमने बताया
यहां थैलेसीमिया आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। म्यूटेशन, अब इन्हीं म्यूटेशन में आप देखेंगे म्यूटाजेंस। यहां नेक्स्ट आपको बताना है म्यूटाजेंस। म्यूटेशन किसे कहेंगे? म्यूटेशन में हमने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। अब उन्हीं आनुवांशिक पदार्थ में जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है, यानी जिनके कारण म्यूटेशन हो रहा है, उन्हीं कारकों को आपने कहना है यहां पर म्यूटाजेंस। उत्परिवर्तक वह पदार्थ है जो उत्परिवर्तन प्रेरित करता है, यानी जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है उसे आप यहां पे कह सकते हैं म्यूटाजेंस। एग्जाम्पल यूवी रेज, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर म्यूटाजन का आप देखें तो यहां पे आपको दे रखा है यूवी रेज। यूवी रेज एक्चुअल में किस तरह से म्यूटेशन कर रहा है, तो वो आपको दे रखा है कि ये डीएनए में थाइमीन डाइमर बना देगा। जो डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस है, तो अगर आप डीएनए पर यूवी रेज ट्रांसफर करते हैं तो यूवी रेज के कारण डीएनए में थाइमीन के डाइमर बनेंगे, और डाइमर बनने का प्रॉब्लम यह आएगा कि ये आगे रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, और बिना ट्रांसक्रिप्शन के प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रेप्लिकेशन के बिना ये अपनी कॉपी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए किस तरह से, अगर आप देखें ये डीएनए का सीक्वेंस आपको दे रखा है। डीएनए में जहां थाइमीन पास में जब आप यूवी रेज ट्रांसफर करेंगे तो इनमें आप देख सकते हैं डाइमर बनता हुआ, और इसे ही आप कहते हैं थाइमीन डाइमर। तो यूवी रेज का इंपैक्ट आपने देखा कि ये म्यूटाजन है, डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर रहा है। क्या म्यूटेशन किया? तो इसने थाइमीन के डाइमर्स यहां पर बना दिए। अब म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको देखने, ये अधिकांशतः हानिकारक होता है, कॉमन पॉइंट है। कई बार ये घातक होते हैं जिससे प्राणी की मृत्यु तक हो सकती है। इतने लीथल म्यूटेशन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये लाभदायक भी होते हैं, जिसका प्रयोग अच्छी किस्म के पादप या अलग तरह के जानवरों को बनाने में हम काम में ले सकते हैं। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड उत्परिवर्तन है। म्यूटेशन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। मीन्स कि आप देखें डोमिनेंट से रिसेसिव या रिसेसिव से डोमिनेंट दोनों हो सकते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव वर्ड हमने बताए थे, तो वाइल्ड यानी डोमिनेंट, तो डोमिनेंट से म्यूटेंट यानी रिसेसिव भी हो सकता है, और रिसेसिव से भी डोमिनेंट बन सकता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको म्यूटेशन मिल सकता है, इसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब अगर इसी म्यूटेशन को हम देखें तो यहां पर म्यूटेशन में 3 कैटेगरी आप बताएंगे, और ये जेनेटिक कोड को लेते हुए हम समझेंगे ताकि आपके लिए समझना काफी इजी हो कि सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। कि अगर आपने कोड ले रखा है UGU, और ये कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? आपने कहा सिस्टीन। अब इसमें हमने म्यूटेशन किया, तो म्यूटेशन से आप देख सकते हैं यहां पर क्या बनता हुआ दिख रहा है, UGC। तो यहां UGC कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? वही सिस्टीन को ही। देखिए पहले भी सिस्टीन था, UGU था, लेकिन सीक्वेंस, अब सीक्वेंस चेंज हो गया, UGC, बट बना वही है सिस्टीन। तो आप देखिए एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड, जेनेटिक कोडों में आपने ये पढ़ा भी था। तो यहां पर म्यूटेशन के बाद भी रिजल्ट आपका सेम है, तो इसे आपने कहना है सेम सेंस म्यूटेशन। कि म्यूटेशन हुआ लेकिन म्यूटेशन के बाद भी अमीनो एसिड सेम रिजल्ट आपको मिले, तो उसे आप कहेंगे सेम सेंस म्यूटेशन। अब यहीं पर अगर UGU से म्यूटेशन होके क्या बन गया, UGA, और UGA रिकॉल करिए एक तरह का स्टॉप कोडोन है यहां पर, तो ये स्टॉप कोडोन बन गया। और स्टॉप कोडोन यानी अब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा, तो इसे आप कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस यानी स्टॉप कोडोन 3 थे, UA, UAG, UGA, कोई भी बना, एक हमने लिया UGA, तो UGU से बन गया UGA स्टॉप कोडोन, तो इसे आपने कहना है नॉनसेंस म्यूटेशन। और इसी तरह से अगर UGU से क्या बन जाए, UGG, यानी यहां पर आप देखें तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन, सिस्टीन की जगह क्या आ गया, ट्रिप्टोफेन आपको मिल रहा है। मीन्स की अमीनो एसिड तो बना बट मिसमैच हो गया, आना उसे था, आ ये गया, मिसमैच। तो इससे आप कह सकते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो 3 तरह के आपको बताए गए, सेम सेंस या नॉन सेंस जिसमें स्टॉप कोडोन, और एक आपने बताना है मिस सेंस। डिफरेंस ध्यान रखें कि अगर म्यूटेशन के बाद भी सेम रिजल्ट आपको मिले तो सेम सेंस म्यूटेशन।
अगर म्यूटेशन के बाद अमीनो एसिड आपका चेंज होता हुआ मिलता है तो उसे आप कह सकते हैं यहां पर मिससेंस म्यूटेशन। और यदि म्यूटेशन के बाद यहां पर स्टॉप कोडोन डेवलप हो जाते हैं तो उसे आपने कहना है नॉनसेंस म्यूटेशन। तो ये था आपका टॉपिक म्यूटेशन जो आपने कंप्लीट